प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के जो पेपर कराए गए हैं, उन पेपर के प्रैक्टिस पेपर के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे रिपीट होते हैं। मैंने आपसे बताया था कि पेपर दो तरह के बनते हैं, एक बनता है रिपीटेड क्वेश्चन का और एक बनता है रिलेटेड क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें कवर करने वाले हैं। रिपीट क्वेश्चन आएगा तो भी सही करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो भी सही करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? यहाँ से ध्यान से देखिए, कह रहा है कि हमको एमिनो एसिड कहाँ से प्राप्त होता है। तो अगर आप जनरल साइंस वाली क्लास देखे होंगे, जिसमें हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, जीएस, तो उसमें अगर आप देखे होंगे तो मैंने वहाँ पे आपको बता रखा था। बहरहाल यहाँ पे देखिए, किस विकल्प में हमारे शरीर को, यानी कौन सा ऐसा विकल्प दिया गया है जिससे हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो आप सही बता रहे हैं, जिसका नाम क्या है? प्रोटीन है। सही है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। हमारे शरीर में अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाई जाती हैं। कुछ अनिवार्य अमीनो एसिड होती हैं, कुछ अनिवार्य अमीनो एसिड होती हैं। तो 10 अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं और 10 अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं। इन्हीं अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बांड से अमीनो एसिड जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जिस पदार्थ को हम खाते हैं, जब वह पदार्थ पचता है तो अपने ही अवयवों में टूटता है। उसी प्रकार से प्रोटीन भी टूट करके किस में आएगी? अमीनो एसिड में आता है। हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्रोटीन द्वारा प्राप्त होता है। मानव शरीर का 20% भाग प्रोटीन से बना होता है। कितना? तो हमारा शरीर जो है उसका 20% भाग किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। लगभग सभी जैविक प्रक्रियाओं में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अमीनो एसिड इसके निर्माण में मदद करता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? मैंने आपको विटामिन का भी चार्ट दिया है। विटामिन के सोर्स, विटामिन के सब कुछ हमने आपको बता रखा। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो चलिए बताएं, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? रासायनिक नाम विटामिन के दिए जाते हैं। तो विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? सही हो जाता है। ठीक है। अब इसका उपयोग एस्कॉर्बिक अम्ल एंटीऑक्सीडेंट गुणों द्वारा शुगर एसिड होता है। यह देखने में श्वेत हल्के पीले रंग का जल में घुलनशील चूर्ण होता है। अंग्रेजी नाम इसका क्या है? इसका अंग्रेजी नाम स्कर्वी नाम रोग से, इसका जो रोग होता है वो किसके? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है इससे। स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी के अभाव में होता है। अब आगे आ जाए तो यहाँ पे विटामिन ए है। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी को क्या कहते हैं? विटामिन बी में कई हैं। विटामिन B1, B2, B3, B6, B5, B7, B9, B12, तो सबके अलग अलग नाम हैं। ठीक है। विटामिन डी को क्या कहते हैं? तो विटामिन डी का नाम आपको बताना है और क्या बताना है, कौन कौन से विटामिन। तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो विटामिन ऐसी हैं। विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन पानी में घुलनशील यानी जल में घुलनशील विटामिन है। जबकि विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन जो होती हैं, ये किस में घुलनशील होती हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। आपसे प्रश्न पूछ ले तो याद रखिएगा, विटामिन ए, डी, ई और के यानी एडेक किससे घुलता है? वसा में घुलता है। जबकि बी, सी किस में घुलता है? पानी में घुल जाता है। ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COOH समूह के बदले NH2 अमीन समूह उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना कठिन क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए। ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COOH के समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित हो, उसे क्या कहा जा सकता है? उसे क्या कहते हैं? बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत कौन आता है? आर्जिनिन आ जाते हैं, लाइसिन आ जाते हैं, हिस्टिडीन आ जाते हैं। तो यह अमीनो एसिड, क्वेश्चन का लेवल देखिए, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसा विकल्प है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? हमारे न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, जल्दी बता दीजिए? मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। ठीक है। तो कह रहा है कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है? माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं, तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व वो पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर लेकिन बहुत कम मात्रा में पड़ती। स्थूल पोषक तत्वों में के विपरीत मानव शरीर द्वारा यह एक बहुत कम मात्रा में लिया जाने वाला
आवश्यक खनिज आहार है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज, जस्ता आज शामिल है। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो जल्दी से बताइए। खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यही कारण होता है कि जब नींबू पानी आप गर्म करते हैं तो नींबू पानी में जैसे आपको कभी चोट लग जाए तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर आपको विटामिन सी की, जैसे मांस कट के निकल गई, विटामिन सी की गोली दे देता है। अब जब विटामिन सी की गोली देता है तो विटामिन सी जा करके आपके बॉडी में क्या करता है, मांस के बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन आपसे एक तरफ दूसरी तरफ कहा जाता है कि सुबह आप गर्म पानी में एक बूंद नींबू निचोड़ करके 2 बूंद और नींबू पानी पीजिए। क्या होगा, आपकी फैट कम हो जाएगी। लेकिन पानी कैसा होना चाहिए, गुनगुना। अगर वही पानी ठंडा होगा तो फैट बढ़ने लगेगी, और पानी गुनगुना होगा तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगी, और गुनगुना पानी आपके पेट को भी, नींबू जा करके उसमें जो एसिड होती है वो आपके पेट को भी साफ करेगा और आपके धीरे धीरे फैट को भी गर्म पानी कम करेगा। तो यहाँ खाना बनाते समय क्या होता है, अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। याद रखेंगे, अब तो याद रहेगा ना। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए फलों और सब्जियों को पकाते, धोते और काटते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पकाते वक्त यह शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि सब्जी काटते समय हवा लगने पर भी सब्जी में मौजूद विटामिन सी होने लगता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक भाषा में एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्लियर है। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? क्वेश्चन का लेबल सोचिए। ये आपके सी ग्रुप का पेपर है और इस लेबल को आप समझने का प्रयास करिए कि कितना बढ़िया लेबल दिया गया है। यानी पीसीएस लेबल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समूह गा के लिए, तो इसे ध्यान से देखिए। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से विकल्प में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? जल्दी बताइए किस में है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? यहाँ पे बेकेलाइट और इपास इपाक्सी रेजिन में। बेकेलाइट या इपाक्सी रेजिन में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मोड़ने पर टूट जाता है। इस पर तापमान का कोई असर नहीं पड़ता है। इसको बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसे गर्म करने पर केवल एक बार आकृति में ढाला जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में, आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऐसा कपड़ा बनाया जाता है जो वुड पल्प से, यानी लकड़ी का जो ऊपर का वो होता है ना हिस्सा, जो सॉफ्ट, जिसे बकरी खा जाती है, चरने जाती है तो बकरी गाय, उसी से बनाया जाता है। कौन सा ऐसा कपड़ा बनता है? तो आप कहेंगे रेयान बनाया जाता है। कौन सा कपड़ा बनाया जाता है? रेयान। रेयान का निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है। रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों में किया जाता है। इसलिए वास्तव में यह न तो पूरी तरह से कृत्रिम तंतु है और न ही एक प्राकृतिक तंतु है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में रेयान को विस्कस रेयान या कृत्रिम रेयान के नाम से भी जाना जाता है। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताना है और ये बताना है कौन सा कथन गलत है। जल्दी से बताइए, सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताना है और ये बताना है कौन सा कथन गलत है। प्राकृतिक फाइबर से सस्ता होता है, प्राकृतिक फाइबर से सशक्त होता है, प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है, धोने पर व्यवस्थित रहने में आसान है। तो प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं प्लास्टिक फाइबर से कम टिकाऊ होते हैं। सिंथेटिक फाइबर प्राकृतिक फाइबर से सस्ता और सशक्त होता है तथा प्राकृतिक फाइबर से अधिक टिकाऊ भी होता है। सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, गलत पूछा है, ठीक है, तो होता है सिंथेटिक फाइबर को धोने और व्यवस्थित रखने में भी आसानी होती है। सिंथेटिक फाइबर कृत्रिम रेशे, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम आदि से निर्मित किए जाते हैं। आप लाते हैं काटन का शर्ट, आप मार्केट में जाते हैं, आप काटन का शर्ट, काटन का सूट ले आते हैं जो काटन का है। काटन क्या है? काटन आपका नेचुरल फाइबर है, यानी प्राकृतिक फाइबर है। अब उसे आप धुल देते हैं, धुल देने के बाद उसे प्रेस करने में भी दिक्कत, पहनने पे आपको बहुत मज़ा आएगा लेकिन प्रेस करने में दिक्कत, धुलने में दिक्कत, उसमें दाग भी जल्दी लगेगी। अब वहीं पर आप तिरसठ लाए हैं, तिरसठ क्या हुआ, शाम को धुल दिए, सुबह उसे झटक के पहन लिए, प्रेस भी करने की जरूरत नहीं, वो आराम से क्लिच बनी पड़ी है। तो उसमें क्या हुआ कि ये टिकाऊ है क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है। लेकिन वहीं पे जैसे ही आप उस पर जाएंगे
काटन पे, काटन कैसा होगा, प्राकृतिक फाइबर होगा जो आपको कष्ट देगा, प्रेस करने में भी धुलने में भी समस्या आपके लिए खड़ी रहेगी। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? आपको ऑप्शन दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100, 250, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी बताइए। तो आपका आंसर सही है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है। ऐसा पानी के मालिकुलर स्ट्रक्चर के कारण होता है। आपसे प्रश्न पूछ ले किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे मालिकुलर स्ट्रक्चर के कारण ऐसा होता है, यानी उसका जो। अगला प्रश्न है आपका, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब दो अलग अलग पदार्थ हैं और उनके कण आपस में ही घुल मिल जाएं तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। डिफ्यूजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। आप अपने रूम में रूम स्प्रे करते हैं, कुछ ही देर में आपके रूम में पूरे उसकी महक आ जाती है। अगरबत्ती लगाते हैं, इन्वायरमेंट में उसकी महक आ जाती है। मॉर्टिन जलाते हैं, पड़ोसी को भी पता चल जाता है कि आपके रूम में मॉर्टिन जले, अगर विंडो खुली होती उधर तो। इसका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन में वह धुंध या वह पाउडर, वह फोग जो भी आपने डाला वह हवा में घुल गया। इसका मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। हिंदी में इसे विसरण कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। आप परफ्यूम क्यों लगाते हैं? पड़ोसी को महक आएगी, जब आप चलेंगे तो पड़ोस में महक आएगी, इसीलिए तो आप परफ्यूम लगाते हैं। तो अट्रैक्शन के लिए, कि आपको अट्रैक्शन मिलेगा, आपको लोग देखेंगे। ये अलग की बात हो जाती है कि आप बड़े कॉन्फिडेंस में रहते हैं और बाद में बदबू आने लगती गर्मी में, तो आपकी बेइज्जती भी हो जाती कभी कभी। चलिए आगे देख लें, बात खत्म करें यहीं पे। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। हो सकता है हिंदी में विसरण नाम से पूछ ले, इंग्लिश में डिफ्यूजन दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। पेपर का लेवल आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर सोच लीजिए, अगर इसी तरह का पेपर आपका आ गया पेट में ना, या फॉरेस्ट गार्ड में, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए एकदम जी जान लगा दीजिए ताकि केन केन प्रकार किसी भी तरह से आपका सिलेक्शन हो। और जनरल साइंस की क्लास आप जरूर देखा करिए, उसमें सारी चीज़ें साइंस से आपकी कवर होंगी। पूरा जीएस की क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं, तो पहले साइंस का देखिए, फिर बाकी चीज़ें आपके आगे आती रहेंगी। ठोस, द्रव एवं गैस के अणुओं के परस्पर मिल जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जिसके पदार्थों को स्वाभाविक बहाव से सौंदर्य का अंतर कम हो जाता है। ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठोस के संबंध में बताना है। ठोस कैसा होता है? ठोस का आकार और आकृति दोनों क्या होती हैं? निश्चित होती है। ठीक है, आकार और मात्रा और आकृति क्या होती है इसकी? निश्चित होती है। ठोस वस्तु का आकार एवं मात्रा निश्चित होती है। ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार के होते हैं। इनके अंतरा आणविक दूरियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, लघु होती हैं यानी बहुत कम होती हैं। इनमें अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं ताकि वो अपने अणुओं को बहुत तेजी से दबाए रहते हैं, जोड़े रहते हैं। ठीक है, तथा इनके अवयवीकरण परमाणुओं, अणुओं और आयनों की स्थितियां निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों की ओर दोहन कर सकती हैं। इसे असंपीड्य या कठोर कहते हैं। तो आज का प्रैक्टिस पेपर आपको कैसा रहा? क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था इसलिए हमने क्वेश्चन कम रखा है। आप इसे एक बार और रिपीट करके सुनेंगे और मन से पढ़ेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यह पेपर आपको बहुत मदद करेगा जब आपका पेट होगा या फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा। तो फिर हम मिलें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।